हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की प्रैक्टिस सीरीज को, जिसमें कि हम लेटेस्ट बुक एसएससी सीजीएल लेटेस्ट बुक एसएससी पिनाकल की 7th एडिशन कर रहे हैं, जो कि आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस और आने वाले जो सभी एग्जाम्स जिसमें भी ना जीके जीएस वगैरह पूछा जाता है, तो सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल सीरीज रहेगी, ठीक है। और हालांकि अभी देखो सीजीएल का एग्जाम भी चल रहा है, तो इसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु गैव द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ये जो है ना एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस को किसके द्वारा बताया गया था? तो देखो बेसिकली ना इसको बताया गया है एडविन हब्बल के द्वारा, ठीक है। एडविन हब्बल के द्वारा इसे बताया गया था। अब ये है क्या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस? आपने जैसे कि एक टर्म सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा, जिसे कि महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो बेसिकली ना ये जो बिग बैंग थ्योरी है ना, ये है क्या? आपने जैसे कि हमारा जो जिस यूनिवर्स में हम आज रह रहे हैं ना, तो वो यूनिवर्स कभी ना ये ना एक बहुत ही पहले ना एक छोटा सा ना गर्म बिंदु टाइप का हुआ करता था, मतलब बहुत ही छोटा हुआ करता था। जब यहाँ पे एकदम से विस्फोट हुआ था ना, तब जाके ना इसका नाम पड़ा था बिग बैंग थ्योरी। और माना जाता है कि इसी से जो हमारा यूनिवर्स है ना, वो हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ है, ठीक है। जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे इंसान है, पेड़ पौधे हैं, सारी चीजें हैं, तो इसका जन्म इसी तरह से हुआ है, ठीक है। तो ये बताया गया एडविन हब्बल के द्वारा। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो एडविन हब्बल करेक्ट आंसर है, और मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन के रिगार्डिंग, कि बिग जिसको कि हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, अभी अभी आपको मैंने बताया। और इसी बिग बैंग थ्योरी को भी ना एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो दोनों नाम याद रखेंगे, बिग बैंग थ्योरी और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस दोनों ही सेम है। एडविन हब्बल के द्वारा बताया गया था 1920 में, और इन्होंने ना कुछ एविडेंस को प्रोवाइड किया था। और क्या एविडेंस प्रोवाइड किया कि जो हमारा जो यूनिवर्स है ना, वो फैल रहा है धीरे धीरे, ठीक है। यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ये फैल रहा है। अब आप ही देखो ना हमारा यूनिवर्स किस तरह से बढ़ता जा रहा है। पहले यूनिवर्स एक बिंदु टाइप में था, फिर अब यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है, उसका एक्सपेंड होते जा रहा है। और जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ना, जो हमारे जो गैलेक्सीज है ना, गैलेक्सीज हिंदी में इसको बोलते हैं आकाश गंगाएं। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आए। आकाश गंगा, ठीक है। तो हमारी जो गैलेक्सीज है ना, वो क्या हो रही है, दूर होती जा रही है, जिससे कि हमारा जो यूनिवर्स है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, बिग बैंग थ्योरी भी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे गैलीलियो गैलीली ये जाने जाते हैं, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में ना जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ये अलग पर्सन है और एडविन हबल अलग है, ठीक है। और टेलीस्कोप के यूज के लिए इनको जाना जाता है, गैलीलियो गैलीली को। टेलीस्कोप मतलब दूरबीन, है ना। दूरबीन आपने देखा होगा। तो इसको इसकी जो डिस्कवरी की थी, इसको जो बेसिकली लाया गया था, ये लाया गया था गैलीलियो गैलीली के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे एडिशनल में जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, सारे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आया है एसएससी सीएचएसएल 2024 के एग्जाम में, ठीक है। अब देखो, जियोइड इज द डैश ऑफ द अर्थ। अब देखा जाए ना, तो अर्थ के पर्सपेक्टिव में ना जियोइड बेसिकली ये है क्या? क्या कोई ऑर्बिट है, कोई एक्सिस है, कलर है? नहीं, ये एक शेप है। जियोइड क्या है? ये अर्थ की शेप है। अर्थ की शेप को ही ना जियोइड कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे जो हमारा जो अर्थ है वो गोल है, कुछ लोग कहेंगे कि गोल नहीं है। मतलब लोगों की अलग अलग बातें हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है। चलो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब देखो, शेप हमारा करेक्ट आंसर है, और जो हमारा अर्थ है ना, वो स्फेरिकल है शेप में, मतलब गोल है हमारा अर्थ, ऐसे करके, ऐसे गोल है हमारा अर्थ। और साथ में ना ये परफेक्ट स्फेयर नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली गोल नहीं है। ये थोड़ा सा स्लाइटली ना ये चपटा हुआ है, कहाँ से? टॉप से और बॉटम से, यानी कि ये यहाँ टॉप से और बॉटम से ये चपटा हुआ है। टॉप, और ये हो जाएगा आपका बॉटम, ठीक है। अब टॉप बॉटम में भी आप देखेंगे तो आप इसको कहते हैं, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, है ना, ये आपका हो जाएगा साउथ पोल। तो दोनों जगह से चिपटा हुआ है, तो ये बिल्कुल गोल भी नहीं है, आप ये भी याद रखेंगे। और बीच में ना इसके बीच में जो इसका जो इक्वेटर है ना, आप ये देखेंगे, ये इक्वेटर ऐसे करके बीच में ऐसे जाते हुए,
तो ये क्या है, यहाँ से थोड़ा सा ना इसमें बल्जिस है, इसमें थोड़ा सा उभार है हमारे अर्थ में, ठीक है। और ये उभार है किस वजह से, ये अर्थ के रोटेशन की वजह से है, ठीक है। और जियोड शेप हम कह सकते हैं ये परफेक्टली गोल नहीं है। तो हमें भी पता है ना कि हमारा जो अर्थ है वो प्रॉपरली गोल नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे से चिपटा हुआ है ना। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चले। हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा, हाँ, एसएससी सीएचएसएल 2024 के एग्जाम का ही है। एसएससी सीएचएसएल देखो, है ना, सारे लेटेस्ट ही हैं आपके। देखो, which is by far the closest dwarf planet orbiting at 2.8 times Earth's distance from the sun। देखो, बताना है कि अब तक का सबसे छोटा प्लेनेट, सबसे बोना प्लेनेट या छोटा प्लेनेट जो हमारे अर्थ से ना सन के बीच में कितना 2.8 टाइम्स ये क्या करता है, ये इसमें ऑर्बिट करता है, यहाँ पे घूमता है। मतलब दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 2.8 टाइम्स इतना गुना डिस्टेंस है, और उसको इतना टाइम लगता है परिक्रमा करने में, इसके ऑर्बिटिंग करने में, ठीक है। तो ये बताना है कि सबसे जो ड्वार्फ प्लैनेट है, सबसे छोटा ग्रह ये है कौन सा। देखो, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एग्जामिनर ने जानबूझ के क्वेश्चन दिया है ताकि आप इसका आंसर है ना प्लूटो लगा पाओ। बट मैं आपको बता दूं, लिटरली इसका आंसर प्लूटो नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है सेरेस, ठीक है। सेरेस हमारा ऑप्शन नंबर एक, हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये है क्या सेरेस, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं। देखो, जो ये सेरेस है ना, ये ना देखा जाए ना तो ये सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है कहाँ का, मार्स और जो जुपिटर है ना हमारा प्लेनेट, उसके बीच में एक ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में। और वहीं का ये लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है सेरेस, ठीक है। और ये ना, ये जो ड्वार्फ प्लैनेट है, जो छोटा सा ये जो बोना सा ग्रह है, ये हमारा है स्थित इनर सोलर सिस्टम में, ठीक है, इनर सोलर सिस्टम में स्थित है, ठीक है। और इसको पहली बार ना इसको इस एस्ट्रोस बेल्ट को डिस्कवर किया गया था ग्यूसिप्पे पियाजे के द्वारा 1801 में, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक टर्म आया है इनर सोलर सिस्टम, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। इनर, यहाँ पे मैं बता दूं ताकि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये इनर हो जाएगा और ये आउटर हो जाएगा, ठीक है। अब इनर सोलर सिस्टम में आपका हो जाएगा ना बुध, मैं हिंदी में बता देती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले होते हैं। बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, है ना। तो ये सारे ना हमारे हो जाते हैं इनर सोलर, और इनर सोलर सिस्टम। और बीच में ना एक एस्ट्रॉइड होती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है। उसके बाद हमारा आ जाते हैं आउटर वाले, ठीक है, ये सन के पास में होते हैं, यहाँ पे सन होता है ना, ऐसे सन होता है यहाँ पे, ये सन है, सन के पास से ये चार होते हैं इनर सोलर, और ये चार होते हैं आउटर सोलर। अब आउटर में कौन कौन से हो जाएंगे, जो चार बच गए, ठीक है। बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, बृहस्पति, शनि, यूरेनस होगा, नेपच्यून हो गया। अच्छा, मैं आपको ना इसको याद रखने की एक ट्रिक बताती हूँ ताकि आपको ये याद रहे, एक लाइन जिससे कि आपको ये सारी चीजें हमेशा के लिए याद हो जाए। ये मैं लाइन आपको बता देती हूँ, देखो। हाँ, ये देखो यहाँ पे, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स, ठीक है। तो ये लाइन याद रखनी है आपको, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स, ठीक है। बीच में क्या होता है, एस्ट्रॉइड होता है, एस्ट्रॉइड, ठीक है। ये एस्ट्रॉइड हो जाएगा बीच में, ये ऐसे क्षुद्र ग्रह बोलते हैं ना, ये इनर हो जाएंगे, ये आउटर हो जाएंगे। और लाइन भी याद रखना है, इजी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स, ठीक है, ये, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, या मैं कुछ और बता दूं इसमें, हाँ इतना ही ना, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट है हमारा, अ डैश इज अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इनसाइड अ गैलेक्सी। गैलेक्सी के अंदर में ना हमें बताना है कि ये क्लाउड ऑफ डस्ट है और इसमें गैसेस वगैरह है गैलेक्सी के अंदर में, ये क्या है, क्या किसको, किस में ये सारी चीजें। देखो, बेसिकली ना इसका जो हमारा आंसर है ना, ये हो जाएगा नेबुला, ठीक है। नेबुला आपने सुना होगा, जैसे आप ये मतलब गैलेक्सीज वगैरह के बारे में पढ़ते हैं ना। तो बेसिकली जो नेबुला होता है ना, वो हमारे अंतरिक्ष में ना कुछ डस्ट
कुछ डस्ट होता है, कुछ गैसेस होता है, डस्ट गैसेस और हाइड्रोजन हीलियम वगैरह का ना एक प्रॉपर एक बादल टाइप का होता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया नेबुला किसे कहते हैं, जिसमें डस्ट है, गैस है, हीलियम, हाइड्रोजन गैसेस वगैरह है, ठीक है। तो नेबुला करेक्ट आंसर है। और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नेबुला करेक्ट है। अ नेबुला इज एन इंटरसेलर क्लाउड ऑफ डस्ट है, इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है और अदर आयोनाइज्ड गैसेस हैं, ठीक है। और बेसिकली देखा जाए ना तो इसका जो नाम है ना, ये देखा जाए ना तो गैलेक्सीज के इसमें ही आता है, जैसे कि हाँ, जैसे कि ना ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना नेबुला नाम, ये बेसिकली ना पहले ना किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का नाम था, बाद में इसका नाम ना नेबुला कर दिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चले। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a distinctive cross-shaped constellation best seen in the northern hemisphere during the summer and fall months अराउंड सितंबर इस देखो, बेसिकली ना हमें बताना है कि जैसे सितंबर के आसपास ना, जैसे गर्मी होती है ना, गर्मी होती है, फॉल मंथ्स होते हैं, पतझड़ होता है। तो इस टाइम में ना जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ना, यानी कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है ना, ऊपर का गोलार्ध, उसमें एक ना क्रॉस शेप्ड का एक कॉन्स्टिलेशन बनता है, एक तारामंडल होता है, बन जाता है। तो इस तारामंडल को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन मतलब समझ रहे हैं ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स। कॉन्स्टिलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, तारामंडल बोलते हैं ना। तो हमें बताना है कि कौन सा हमारा ग्रुप ऑफ स्टार्स है। देखो, थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस ना, मैं हाँ, सिग्नस है, यू उर्सा मेजर है, पेगासस है और कैसियोपिया है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। सिग्नस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिग्नस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और देखो आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो बेसिकली जो सिग्नस है ना, ये हमारे ना सिग्नस हमारे ना ये मिल्की वे में ना, अ, जैसे कि हमारा जो नॉर्दर्न कॉन्स्टिलेशन है ना, उत्तरी तारामंडल कहते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न ऊपर की साइड का जो कॉन्स्टिलेशन है ना, उसमें ही ये, वहीं पर ये लोकेटेड है। और यहाँ पे याद रखेंगे कि ना ये जो वर्ड आया है ना, सिग्नस, ये आया स्वान वर्ड से, जो कि एक ग्रीक लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट, हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन इज यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ्स। इन दिस एग्जाम्पल कॉटन इज विच टाइप ऑफ गुड। अब देखो, जो कॉटन है, आप सभी को पता होगा, कॉटन आप लोग यूज करते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो कॉटन से ना कपड़े बनाए जाते हैं। और जो कॉटन है ना, बेसिकली किस तरह का गुड्स है? तो ऑप्शन में देखो, गिफन, कैपिटल, इंटरमीडिएट, इंफेरियर। देखो बेसिकली ना, जो हमारा ना ये, एक मिनट, हमारा जो कॉटन है ना, वो एक इंटरमीडिएट में आ जाता है। इंटरमीडिएट मतलब उससे और भी चीज़ें आगे बनाई जाती है, ठीक है, बीच में आ गया ना। जैसे ये कॉटन है हमारा बीच में, इससे कुछ कुछ चीज़ें बनाई गई, वो फिर आगे आगे गई है ना। कॉटन यहाँ से आया, फिर कुछ कुछ चीज़ें बनी, फिर आगे आगे पास होती गई है ना। तो इंटरमीडिएट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दैट यूज टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स ना ऐसे गुड्स होते हैं, ऐसी माल माल वाली चीज़ होती है, जो कि ना एक फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करती है। और फिर उसके बाद ना, बाद में इसको इंडस्ट्रीज में बेच दिया जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए मैं देखो, बहुत अच्छा आप यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वीट। वीट आपके पास आता है, ठीक है, मतलब कहीं पे डायरेक्टली वीट आया, वीट से फिर ब्रेड बनाई जाती है, बिस्किट बनाया जाता है। तो इसके बीच में जो वीट हो जाएगा वो इंटरमीडिएट हो जाएगा, है ना। यानी बीच में तो वीट आया ना, उसके बाद ही उसकी कोई चीज़ बनी ना, बिना वीट के तो कोई चीज़ नहीं बनी, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल है स्टील का, स्टील से जैसे कुछ ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनते हैं, है ना। तो पहले स्टील आए, स्टील से तो कुछ कुछ पार्ट बने ना, जैसे आपके फ़ोन के कवर में, या फिर आपके घर में कितनी सारी चीज़ें होंगी जो स्टील से बनती है ना। और क्या होता है, जब भी बिना इन चीज़ों को बनाया जाता है ना, तो होता क्या है कि इनके जो प्राइसेस है ना, वो इंक्रीज हो जाते हैं। पहले तो जो चीज़ें ओरिजिनल होगी ना, वो सस्ती होगी। जब उससे कोई चीज़ें बन जाएगी ना, तो उसका जो कंज्यूम्शन है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो इसको गिफन गुड्स कहा जाता है, ठीक है। प्राइस से पहले तो नॉर्मल था, प्राइस इंक्रीज होने के बाद गिफन गुड्स कहा जाता है, ठीक है। और
कुछ और यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं। हाँ, देखो यहाँ पे एडिशनल में दिया हुआ है कुछ हमारे ऑप्शंस का, जैसे कैपिटल गुड्स। इसमें क्या होता है बेसिकली ना, मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह होते हैं जिसमें कि इसको प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स और सर्विसेज के लिए, है ना। और इन्फीरियर गुड्स भी होते हैं जिसमें कि हम देखा जाए ना इन्फीरियर गुड्स में, तो इसमें होता क्या है, जो डिमांड इसकी है ना वो कम हो जाती है जब इनकम बढ़ती है। तो ये एक दो टर्म्स हैं, वो आप इसको पढ़ेंगे ना तो एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दी, पहले देखो ये है हमारा एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट का। देखो इतने हार्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, हालांकि ये हार्ड है नहीं, बस ये है कि अगर आपने बुक्स वगैरह सही से पढ़ रखी है तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, which of the following statements is correct about the composition of the agriculture sector and employment in GDP post independence? देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस होने के बाद जीडीपी में क्या हुआ है, जीडीपी में ना एग्रीकल्चरल फील्ड में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो वहाँ के जो रोजगार है उसमें, उसके बारे में बताना है कि वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में कौन सा हमारा जो स्टेटमेंट है ना वो करेक्ट है जीडीपी के रिगार्डिंग, और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1। देखो, द प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज डिक्लाइंड सिग्निफिकेंट, मतलब कि जो रोजगार का जो अनुपात है ना उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइंड आया है। और एग्रीकल्चर सेक्टर, देखो डिक्लाइन तो नहीं आया है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, इसको हटा दो, काट दो। द प्रोपोर्शन बोथ एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयड इन दी, दोनों ही जो सेक्टर्स है दोनों में ही क्या हुई है, काफ़ी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गया, नहीं इंक्रीज नहीं हुआ था, एक्चुअल में ये घटा था। द प्रोपोर्शन ऑफ बोथ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एम्प्लॉयड इन जीडीपी हैज डिक्लाइन, दोनों ही डिक्लाइन हो गए, दोनों में ही कमी आ गई, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ना ही तो दोनों बढ़ा है ना ही तो दोनों कमी हुई है। अब तो देखो हमारे पास तो ऑप्शन नंबर डी ही बचता है ना, तो डी ही करेक्ट होगा। मैं आपको इसका मतलब भी समझा देती हूँ। देखो ऑप्शन नंबर डी में ना हमें बताया गया कि जो द प्रोपोर्शन ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, देखो क्या हुआ है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना उसके द्वारा ना जीडीपी में ना, जीडीपी में कुछ मतलब योगदान देने की बात की गई है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे योगदान देने की बात की गई है। ठीक है, बट ये भी है कि हाँ इससे ना किसी भी मतलब रोजगार में कमी तो नहीं आई है। ठीक है, क्योंकि रोजगार में कमी इसलिए नहीं आई क्योंकि लोगों को काम मिल रहा था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा ना ये करेक्ट आंसर है, बाकी ये तीनों तो हमारा गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका ना एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। अच्छा देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन भी है एक्स्ट्रा में, जिसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो इन इंडिया, हाँ, इन इंडिया जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रहा है ना जीडीपी में, वो क्या हो गया, ड्रॉप्ड हो गया, कम हो गया। कब, 1960 से 1961 के बीच में ना जो जीडीपी का जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रहा है जीडीपी में वो था 47.6%। ठीक है, 1960 से 1961 तक, और फिर उसका 2010 से 11 में ही 14.4% हो गया। एक तरह से देखा जाए ना तो एक स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, और एम्प्लॉयमेंट क्या है कि ये बढ़ गया है अदर सेक्टर्स में। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, बाकी ये सब छोड़ दो, ये सब कुछ नहीं है। करंट यहाँ पे हमें 2025 का पढ़ना होगा, 23-24 का हम देख के कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा एग्रीकल्चर है कैसा है ना, क्योंकि पुराने क्वेश्चन है आपके, है ना, तो 22-23 का हटा दो। चलो नेक्स्ट पे चले। हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया ये, हाँ देखो ये रहा ना क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर सेटिंग अप पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। देखो बताने इनमें से कौन सा ना ऐसा डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट या दस्तावेज है जो कि ना हमें देखा जाए तो पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्रीज में ना, पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जैसे कि हमें पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्रीज की स्थापना करनी है तो उसमें एक फ्रेमवर्क, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में कौन इसको तैयार करता है। जैसे हमें कोई इंडस्ट्रीज वगैरह खोलनी है तो बेसिकली ना देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू ही हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। ठीक है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। हम्म
इंडस्ट्रियल पॉलिसी करेक्ट आंसर है। और बेसिकली ना ये जो गवर्नमेंट के जो गोल्स है, प्रायोरिटीज़ है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके ये आउटलाइन करती है, उसके बारे में हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से रिगार्डिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में और अदर भी इसके बारे में हमें ये जानकारी वगैरह देती है। ठीक है? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, when a person is not paying anything for public goods, this is known as, जब कोई भी पर्सन है ना किसी भी पब्लिक गुड्स के लिए कुछ भी पे नहीं कर रहा है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो पे नहीं कर रहा है ना, तो फ्री राइडर हो जाएगा ना। फ्री में राइड कर रहा है, फ्री में उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, तो फ्री राइडर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है? तो अच्छा, थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ, फ्री राइडर, जो चीज़ें हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए हमें कुछ भी पैसा नहीं पे करना पड़ रहा है, उसको हम कहते हैं फ्री राइडर। हमारे आस-पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम फ्री में यूज़ करते हैं, है ना? अब देखो यहाँ पे, फ्री राइडर करेक्ट आंसर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स में आप, क्या होता है कि आप जो फ्री राइडर है ना, आप जो भी चीज़ें आती है फ्री राइडर में, आप उसको एन्जॉय कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं पब्लिक गुड्स का, बिना बिना कोई पेमेंट किए हुए, है ना? अब जैसे पब्लिक गुड्स में आपके आपके पब्लिक गुड्स के लिए ना, आपको देखा जाए ना, कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, यानी पे नहीं करना है आपको। एग्जाम्पल्स में आपके पास हो जाएंगे ना, पब्लिक पार्क हो जाएंगे। अच्छा, मैं और भी बता दूं एग्जाम्पल में आपको, नो, जिसको लिए आपको पे नहीं करना पड़ता है, सिर्फ पार्क नहीं होगा। पार्क तो हो ही गया, चलो, रोड्स हो गया, रिवर हो गया, आपको इन सब चीज़ों के लिए पे नहीं करना पड़ता ना। रिवर हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें ना। अच्छा, मैं एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ, अच्छा एग्जांपल, दिल्ली में बसेस फ्री है फीमेल्स के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, फ्री राइडर हो जाएगा ना, उनको कुछ पे नहीं करना है इसके लिए। ठीक है? तो चलो, देखा जाए तो गवर्नमेंट की ना वहाँ की ये एक अच्छी पहल है। ठीक है? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की साइड। हाँ, अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आज ना हमने अपनी सीरीज में सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस को रखे हैं। ठीक है? क्योंकि एग्जाम आपके बहुत पास है, तो करवाना भी है, तो मैंने 10 क्वेश्चन को ही ऐड किया, और जो 10 क्वेश्चन है सारे आपके इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है? चलो देखते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स का एग्जाम्पल बताना है हमें। एक तो हो गया डिफेंस और एक हो गया हाउस। तो क्या आपका जो हाउस है वो पब्लिक गुड्स है? कोई भी पब्लिक आपके हाउस को यूज कर लेती है? नहीं, तो ये तो नहीं होगा। डिफेंस मतलब अपनी रक्षा करना, अपनी रक्षा करना। अब अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी चीज़ से बचाव करना, तो क्या आपका ये पब्लिक गुड्स है? हाँ, पब्लिक गुड्स कह सकते हैं ना, क्योंकि डिफेंस तो हर कोई अपना करना चाहेगा ना। पब्लिक में जो भी रहेगा, हर कोई अपनी रक्षा करना चाहेगा, अपने आप को डिफेंस करना चाहेगा। तो क्या सही है हमारा? ऑप्शन नंबर ए ओनली। ठीक है? अब ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डी वाला हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि डी में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, अब जैसे यहाँ पे देखो, ओनली ए हमारा करेक्ट आंसर है। और पब्लिक गुड्स में ना कुछ पब्लिक गुड्स में ऐसी चीज़ होती है जो नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, यानी कि अभी अभी मैंने आपको बताया ना, नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, जिसमें कि हमें पेमेंट नहीं करनी होती है। ठीक है? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, उस चीज़ को लेकर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? और उसको बहुत सारे लोगों के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे कि पब्लिक गुड्स की मैं बात करूँ, तो नेशनल डिफेंस हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं सारे, ये सारे एग्जांपल आपको देखो यहाँ मिल गए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, है ना, रोड्स हो गया, रिवर्स हो गया, ये सारे के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता है। और कुछ प्राइवेट गुड्स जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, जैसे कि आइसक्रीम आपने कुछ खरीदा, हाउसेस खरीदा, कार्स खरीदा, मतलब छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें आपको प्राइवेट गुड्स में पे करना पड़ता है, और पब्लिक गुड्स में आपको पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है? तो देखो, हमने 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखिए। लाइक सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ठीक है? तो फिर हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।